गाइस वेलकम टू लॉगिरी। आज हम बात करेंगे द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो ये वीडियो अगर आप एक एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं जो ये बिल को समझना चाहते हैं, अगर आप किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यू वांट टू नो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं, क्या चीज़ें मुझे याद करनी चाहिए इस बिल में से, या आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिल, क्योंकि ये न्यूज़ में आ रहा है, बार बार क्रिटिसाइज हो रहा है, कोई कह रहा है ठीक है, कोई कह रहा है गलत है, बट हमें क्या जानना है कि इस बिल में क्या है और इसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग राइट। तो ये जो वीडियो है अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द सीरीज जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करवाती हूँ। डिफरेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है एंड वेरियस अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, जैसे जुडिशरी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको ये वीडियोस हेल्प करेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना, एंड इफ यू वांट टू चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस, पहली वाली वीडियोस अगर चेक करना चाहते हो, असम मिजोरम पे वीडियो करा है, पेगासस पे वीडियो करा है मैंने, टोक्यो ओलंपिक्स की वीडियो करी है जो बहुत लोगों को पसंद आ रही है, उसके अंदर सब कुछ आपका मैंने कॉन्सेप्ट कवर करवा दिया है कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या आंसर्स हैं उनके, लिस्ट बनवा दी, आपके नोट्स प्रिपेयर करवा दिए हैं। 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे मैंने वीडियो करा है जो बहुत लोगों को अगेन हेल्पफुल लगी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. The General Insurance Business Nationalization Amendment Bill 2021 has been passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. तो ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। तो हम वेट कर रहे हैं कि इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाए। एसेंट मतलब अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि एक बिल लॉ तभी बनता है जब उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रोसीजर पता हो कि बिल लॉ कैसे बनता है, कौन सी स्टेजेस से निकलता है, राइट। ऑन दैट नोट ओनली आई वांट टू टेल यू कि मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स भी है जिसमें मैंने सब कुछ खुद एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू वांट कि आपको एक बेसिक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप वो कोर्स भी बाय कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं उस कोर्स के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, चेक करते हैं, कर सकते हैं आप। वीडियो की तरफ चलते हैं। द बिल सीक्स टू अमेंड द जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन एक्ट। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, जब भी कोई अमेंडमेंट होती है यू शुड नो कि कौन से बिल को कौन से एक्ट को वो अमेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 को ये अमेंड करा है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाली अमेंडमेंट कौन से एक्ट को हुई है, राइट। समझना पड़ेगा कि ये एक्ट क्यों लेकर आया गया था। जो 1972 का एक्ट है, ये एक्ट लेकर आए थे, इनैक्टेड था टू नेशनलाइज ऑल प्राइवेट कंपनीज अंडरटेकिंग जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, 1972 के अंदर ये एक्ट क्यों लेकर आए थे कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज जनरल इंश्योरेंस का काम कर रही थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, मतलब वो गवर्नमेंट ने उनका टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, कब की बात है ये? 1972 की बात है। ठीक है, द बिल सीक्स टू प्रोवाइड फॉर अ ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज रेगुलेटेड अंडर द एक्ट। ठीक है, अब क्या था 1972 में इनको क्या किया गया था, क्या किया गया था, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था इनका। बट अब 2021 में क्या कर रहे हैं ये क्या चाह रहे हैं कि ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हो। ठीक है ना, ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज आए जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में, तो इसलिए ये अमेंडमेंट लेकर आई जा रही है। तो ये अमेंडमेंट का पर्पस क्या है? पर्पस ये है ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो अपने नोट्स में लिख लीजिए, पर्पस क्या है? ग्रेटर private sector participation. The 1972 Act set up the General Insurance Corporation of India. ठीक है, अब हम दोबारा बैक में जा रहे हैं। 1972 के अंदर क्या किया? 1972 के अंदर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप करी गई। क्यों करी गई सेटअप? The businesses of the companies nationalized under the act were restructured in 4 subsidiary companies of GIC. तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी तब 1972 में जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कर रही थी, ठीक है ना, उनको ऐसा स्ट्रक्चर किया गया कि वो 4 कंपनीज बना दी गई और किसकी सब्सिडरी बन गई? वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। अब वो कंपनीज क्या है, क्या नाम बना दिए उन कंपनीज के? नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। तो ये चारों किसकी सब्सिडरी बन गई, किसकी बहनें बना दी? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट।
तो उसके बाद क्या हुआ, द एक्ट वॉज सब्सिक्वेंटली अमेंडेड। अब 2002 के अंदर दोबारा इसको अमेंड किया गया टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ दीज 4 सब्सिडरी कंपनीज फ्रॉम जीआईसी। ठीक है, जीआईसी मतलब ये सब कंपनीज 1972 के अंदर किसके अंदर प्लेस कर दी गई, पहले तो सारी जो कंपनीज थी वो नेशनलाइज कर दी गई गवर्नमेंट के अंदर कि अब ये गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सारी कंपनीज जितनी भी उस टाइम पे कंपनीज थी उनको 4 कंपनीज में बना के किसके अंडर प्लेस कर दिया, जीआईसी के अंदर। अब 2002 के अंदर क्या किया, ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ दीज 4 सब्सिडरी कंपनीज फ्रॉम जीआईसी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो 4 कंपनीज थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज हो गई। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट कंपनीज बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज इनको बना दिया। समझ में आ गया। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग थ्रेशोल्ड। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट, अब क्या हुआ, हमें ये तो पता है 1972 के अंदर नेशनलाइज हुई, जीआईसी बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 2002 के अंदर जो 4 कंपनीज बनाई गई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आ गई। ठीक है, अब 2021 में क्या हो रहा है वो देखते हैं। टू ओमिट, अब क्या कहती है हमारी अमेंडमेंट बिल 2021, टू ओमिट द प्रोवाइजो टू सेक्शन 10B ऑफ द एक्ट एज टू रिमूव द रिक्वायरमेंट that the central government holds not less than 51% of the equity capital in a specified insurer। तो specified insurer कौन है, specified insurer GIC हो गया, और जो 4 कंपनीज हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी हैं वो specified insurer है। तो उसमें पहले क्या रिक्वायर था कि 51% होल्डिंग किसकी होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। ठीक है ना, वो क्या कह रहे हैं कि इस जो रिक्वायरमेंट है एज टू रिमूव द रिक्वायरमेंट of that the central government holds less than 51% of the equity capital in a specified insurer, not less than 51%। ठीक है ना, तो अब क्या कह रहे हैं कि ये जो है रिक्वायरमेंट 51% वाली कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, ये रिमूव कर दो। ठीक है ना, टू इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 24B प्रोवाइडिंग फॉर सीजेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। सीजेशन मतलब स्टॉप, सीजेशन मतलब स्टॉपेज। ठीक है, स्टॉपेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू विच स्पेसिफाइड इंश्योरर ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट सीजेस टू हैव कंट्रोल ओवर इट। तो जो ये एक्ट है उसकी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएगा, वुड स्टॉप अप्लाइंग टू दैट इंश्योरर जहां से क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा निकाल लेगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये एक्ट इनको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। नाउ व्हाई आई एम फोर्सिंग यू टू स्टडी द बेयर प्रोविजन, बिकॉज जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एडवोकेट, जितने बच्चे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक डर है बेयर प्रोविजन का। बेयर प्रोविजन से जो आपका ये डर है वो निकालने के लिए मैं स्पेसिफिकली इधर उधर से बेयर प्रोविजंस डालती रहती हूँ, और लीगल करंट अफेयर्स में ऐसे ही करवाना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेयर प्रोविजंस आपको पढ़ाऊँ सो दैट आपका डर खत्म हो। Act requires that shareholding of the central government in the specified insurers in the above 5 companies must be at least 51%. The bill removes this provision. हमने यही समझा कि 51% का जो प्रोविजन है वो नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा हो, वो रिमूव, शेयर होल्डिंग जो है वो वाला जो कंडीशन है वो रिमूव कर दिया गया। आपको याद रखना है कि 51%। तो ये जो सारा है ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके। क्या अमेंडमेंट हुई है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट सीजेस टू कंट्रोल एनी स्पेसिफाइड इंश्योरर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट स्पेसिफाइड इंश्योरर। ठीक है ना, तो ये तो हमें पता चल गया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड खत्म हो जाएगा उस स्पेसिफाइड इंश्योरर में, किसी भी कंपनी में, तो उसको जो एक्ट है, जो जनरल इंश्योरेंस एक्ट है, बिजनेस एक्ट है, वो अप्लाई होना बंद हो जाएगा। ये तो हमें पता है। नेक्स्ट क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑन द डेट ऑफ सीजेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, एनी स्कीम फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17A in respect of the specified insurer referred in subsection 1 shall be deemed to have been adopted by the board of directors of such स्पेसिफाइड इंश्योरर। कि जो भी स्कीम, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही थी, तो जो भी स्कीम उस स्पेसिफाइड कंपनी से रिलेटेड बनाई है वो कौन अडॉप्ट कर लेगा, ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा कि अडॉप्ट कर ली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे उस इंश्योरेंस कंपनी के।
ठीक है ना। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेक सच एडिशंस अमेंडमेंट्स और वेरिएशंस देयरटू और फ्रेम न्यू पॉलिसी इन प्लेस ऑफ सच स्कीम एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट, ठीक है ना। जो अभी तक चली आई है वो अडॉप्ट कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है कि उसमें चेंजेस नहीं लेकर आ सकते। इन्होंने कहा है कि आप एडिशंस लेकर आ सकते हो, आप अमेंडमेंट्स लेकर आ सकते हो, चेंजेस वेरिएशन लेकर आ सकते हो उस स्कीम के अंदर, ठीक है, जैसे उनको ठीक लगता है। विदाउट प्रेजुडिस to the generality of the power of the board of directors of the specified insurer under clause A, all powers exercisable by the central government under a scheme framed by it in subsection 1 of section 17A shall be exercisable by that board of directors। तो पावर है, ठीक है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, अब वो किसके पास चली जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन कंट्रोल मीन्स द राइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफाइड इंश्योरर टू अपॉइंट अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और टू हैव पावर ओवर इट्स मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है ना। तो ये हमारी बेयर प्रोविजन थी। अब क्योंकि बहुत बच्चों को ईजी में भी पढ़ने की आदत है, तो मैं विल प्रोवाइड्स दैट द एक्ट विल नॉट अप्लाई टू द स्पेसिफाइड इंश्योरर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट relinquishes control of the insurer। That we have read कि जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर गिव अप कर देगी उस दिन उसका कंट्रोल भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल भी चला जाएगा और ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा उस इंश्योरेंस कंपनी को, राइट। अंडरस्टैंडेबल है, हमें बेयर प्रोविजन से ही समझ आ जाना चाहिए था। कंट्रोल मीन्स द पावर टू अपॉइंट अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। और फिर द बिल प्रोवाइड्स दैट स्कीम्स फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड विल बी डीम्ड टू हैव बीन अडॉप्टेड बाय द इंश्योरर। मतलब जितनी भी स्कीम्स पहले से आ रही थी वो अडॉप्टेड समझी जाएंगी, बट कुछ चेंजेस, जो भी चेंजेस लेकर आना चाहते हैं डायरेक्टर्स वो लेकर आ सकते हैं, चेंज दीज स्कीम्स, राइट। तो जो भी लोग डरते हैं बेयर प्रोविजन से, उनको मेरा ये टिप है, गुरु मंत्र है, दैट प्लीज अपना फियर छोड़कर पढ़ना तो स्टार्ट करो। जितनी बार पढ़ोगे ना बेयर प्रोविजन को, आपको लगेगा कि यार मैं ऐसी डर रही थी या डर रहा था, बिकॉज बेयर प्रोविजन एक लॉयर की जान है। आपको इन बेयर प्रोविजंस के साथ ही खेलना है, अपना केस निकालना है, लोगों को समझाना है। तो खुद अगर इनके साथ दोस्ती नहीं करोगे तो हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। तो इसलिए बेयर प्रोविजन से कभी भी नहीं डरना। Liabilities of directors, to insert a new section 31A providing for liability of a director of specified insurer। क्या डायरेक्टर की जो लाइबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा एक्ट के लिए, अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन से डायरेक्टर्स की बात करी जाती है, पढ़ रहे हैं, हु इज नॉट अ होल टाइम डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स ऑफ ओमिशंस और कमीशन, ठीक है। जो होल टाइम डायरेक्टर नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, जो फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, ठीक है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स मतलब उनको कुछ एक्ट्स हैं और ओमिशंस, कुछ किया या नहीं किया, ऑफ द स्पेसिफाइड इंश्योरर विच हैज बीन कमिटेड विद हिज नॉलेज, ठीक है ना। कुछ करना था या कुछ नहीं करना था, उसकी नॉलेज थी, किसको, जो ये होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, एंड विद हिज कंसेंट, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग फॉर लाइबिलिटी मतलब उनको नॉलेज थी उस एक्ट की, उनका कंसेंट लिया गया तो वो लाइबल होंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग फॉर लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, क्लियर, इजी। इन द डेफिनेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, तो जनरल इंश्योरेंस की बिजनेस में की डेफिनेशन में चेंज कर दिया गया है। जो डेफिनेशन इंश्योरेंस एक्ट में दी गई, जनरल बिजनेस शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन द इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। तो क्या डेफिनेशन है इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, द एक्ट डिफाइंस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एज फायर, मैरीन और मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस। इट एक्सक्लूड्स, मतलब ये तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का जो एक्ट है उसके अंदर, जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये डिफाइंड है, और उसके अंदर क्या नहीं इंक्लूडेड, कैपिटल रिडम्पशन एंड एन्युटी सर्टेन बिजनेस फ्रॉम द डेफिनेशन। तो कुछ बिजनेस नहीं इंक्लूडेड। अब कैपिटल रिडम्पशन इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी ऑन अ स्पेसिफिक डेट बाय द इंश्योरर आफ्टर द बेनिफिशियरी पेज प्रीमियम्स periodically, ठीक है ना। तो बेनिफिशियरी प्रीमियम पे करता है और वो पर्टिकुलर अमाउंट पे करता है स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है ना, insurer। Now under annuity certain insurance the insurer pays the beneficiary over a period of time, ठीक है ना। over a period of time में भी installments पे पे करता होगा, ठीक है। तो ये वाले टाइप के जो बिजनेस थे, कैपिटल रिडम्पशन और एन्युटी, ये नहीं इंक्लूडेड थे। द बिल रिमूव्स दिस डेफिनेशन एंड इंस्टेड रेफर्स द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है ना। तो अब ये जो दोनों बिजनेसेस हैं ये इंक्लूडेड है अंडर द इंश्योरेंस एक्ट। कैपिटल रिडम्पशन एंड एन्युटी certain are included within the definition of general business
जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। तो डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, जो ये दो बिजनेस थे ये पहले नहीं इंक्लूडेड थे, वो इंक्लूड कर दी गए हैं। कौन सी डेफिनेशन अडॉप्ट कर ली है? द इंश्योरेंस एक्ट 1938 की डेफिनेशन, राइट। तो ये और दो जो बिजनेस के नाम है वो नोट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू आल्सो नोट डाउन कि इन बिजनेसेस का कैसे ये बिजनेसेस हैं, तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, ये अमेंडमेंट क्यों लेकर आई जा रही है, यहाँ से हमें पता चलेगा रीजन। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर बताया गया है कि 1972 का एक्ट क्यों लेकर आए थे, नेशनलाइजेशन क्यों करी गई थी, 2002 में अमेंडमेंट हुई वो बताया गया है। हमारे लिए जो मेन पैराग्राफ है वो है थर्ड, with a view to provide for greater private participation in the public sector insurance companies and to enhance penetration and social protection and better secure the interest of policy holders। क्यों लेकर आ रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए, बेटर पॉलिसीज लेकर आ सकें, वो बेटर स्कीम्स लेकर आ सकें, इसलिए, ठीक है ना, ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके लोगों को, एंड कंट्रीब्यूट टू फास्टर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इट हैज बिकम नेसेसरी टू अमेंड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है ना, कि बेटर पॉलिसीज प्राइवेट वाले लेकर आ सके, कंपटीशन होगा मार्केट में, तो वो कहते हैं कि बेटर पॉलिसीज आएंगी। ये दो रीजंस हम नोट कर लेंगे, क्योंकि रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, राइट। वी शुड नो क्यों क्या किया गया। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन भी हिट कर देना, सो दैट जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए एंड आपके नोट्स हमेशा अपडेटेड रहें, स्पेशली करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए या आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करूं तो कमेंट जरूर कर देना। अगर आप मेरे से चैट करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर बाय द नेम @IamLawKitty। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका 1-on-1 पेड सेशन लूं तो उसकी डिटेल्स जो होंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, राइट। सो या, that's it. Logity signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.